प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएसए की सफल यात्रा के बाद इजिप्ट की यात्रा पर भी गए थे। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री को इजिप्ट के सबसे बड़े सम्मान और ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं और इसमें सबसे प्रमुख एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर रहे। ये समझौते कृषि, ग्रीन एनर्जी, प्रतिस्पर्धा कानून और प्राचीन वस्तुओं से संबंधित है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी अल हाकिम मस्जिद और ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सिमेंट्री भी गए थे। यहाँ पहले विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। और गौरतलब है कि इस इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी 2023 के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए थे। वे इजिप्ट के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत के गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। सितंबर 2023 में आयोजित हो रही G20 की बैठक में इजिप्ट को गेस्ट कंट्री के तौर पर आमंत्रित किया गया है। और आपको बता दें कि इजिप्ट एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल देश है। ये देश उत्तर में भूमध्य सागर और पूर्व में स्वेज की खाड़ी और लाल सागर से सीमा साझा करता है। ये पश्चिम में लीबिया, उत्तर पूर्व में और इजराइल तो दक्षिण में सूडान से सीमा साझा करता है। टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने गई सबमरीन टाइटन समुद्र में ही इम्प्लोड हो गई। इसमें बैठे 5 टूरिस्ट की इस दुखदाई हादसे से मौत हो गई है। हमने इस घटना को 21 जून के न्यूज एट 9 में कवर किया था। तब पनडुब्बी लापता थी। अब इस हादसे की खबर के साथ इसकी वजह भी सामने आई है। टाइटन एक सबमर्सिबल सबमरीन थी। ये आम सबमरीन से अलग होती है। इसकी ताकत सीमित होती है और इसे समुद्र में नीचे जाने और ऊपर आने के लिए एक जहाज की जरूरत होती है। इस हादसे की वजह सबमरीन का इम्प्लोड होना बताया जा रहा है। इम्प्लोड का सरल भाषा में मतलब ये होता है पिचक जाना। इम्प्लोजन एक्सप्लोजन का ऑपोजिट होता है। एक्सप्लोजन में बल बाहर की तरफ और इम्प्लोजन में बल अंदर की तरफ लगता है। जब सबमर्सिबल समुद्र में बहुत गहरे में जाते हैं तो अपनी सतह पर पानी के कारण बहुत तेज दबाव का सामना करते हैं। तब सतह पर पानी के चलते लगने वाला दबाव इसके सहने की क्षमता के बियॉन्ड हो जाता है, तो एकदम तेजी के साथ इम्प्लोजन होता है। विशेषज्ञों के मुताबिक अंदर बैठे यात्री किसी भी तरह का दर्द या वे महसूस नहीं कर पाए होंगे कि किसी चीज ने हिट किया है। ये एकदम से होने वाला हादसा था। आइए अब आप सभी के लिए एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 19 जून 2023 से शाम में 6 बजे से की जा चुकी है। इस कोर्स में एडमिशन की लास्ट डेट 30 जून है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा प्रिंटेड नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित बहुत ऐसे उपयोगी फीचर्स शामिल किए गए हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और इस दौरान आपकी मेंस की पूरी तैयारी भी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के विकास के साथ डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए वापस खबरों की ओर चलते हैं। ग्रीस में क्रियाको मित्सोताकिस दूसरे प्रधानमंत्री कार्यकाल के लिए जीत दर्ज की है। ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना साकेलारोपोउलोऊ उन्हें मैंडेट सौंपेंगी। इसके बाद प्रधानमंत्री क्रियाको मित्सोताकिस अपनी सरकार गठित करेंगे। गौरतलब है कि कैटरीना साकेलारोपोउलोऊ को ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति का दर्जा हासिल है। आपको बता दें कि भूमध्य सागर में स्थित ग्रीस बाल्कन पेनिनसुला के दक्षिण में स्थित है। ये देश अपनी सीमा बुल्गारिया, अल्बानिया, तुर्की और उत्तरी मकदूनिया से साझा करता है। ग्रीस समुद्री सीमा साइप्रस, इजिप्ट, इटली और लीबिया से साझा करता है। ग्रीस अपने प्राचीन दार्शनिक प्लेटो, सुकरात, अरस्तु और पाइथागोरस के लिए प्रसिद्ध है।
पश्चिम में ग्रीस की लोकतंत्र की जन्मभूमि के तौर पर जाना जाता है। ग्रीक्स को ओलंपिक गेम्स और थिएटर के आविष्कार के लिए जाना जाता है और भारत और ग्रीस के कूटनीतिक रिश्ते साल 1950 से हैं। 2015-16 के आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों के बीच 445.23 मिलियन यूएसए डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार था। दोनों ही देश यूएन रिफॉर्म और साइप्रस के मुद्दे पर एक राय रखते हैं। मध्य प्रदेश के 2 जिलों अलीराजपुर और झाबुआ में नागरिकों को कलर कोडेड कार्ड्स दिए जाएंगे। इनका मकसद सिकल सेल एनीमिया की स्थिति का पता लगाना होगा। इन कार्ड्स में 4 बॉक्स होंगे। अगर 2 बॉक्स को येलो कलर किया गया है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया का कैरियर यानी वाहक है। अगर व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित है तो चारों बॉक्स येलो होंगे। अलीराजपुर और झाबुआ मध्य प्रदेश के जनजाति बहुल जिले हैं। इस तरह का प्रयास राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जाएगा। गौरतलब है कि साल 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। 27 जून को इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ पीएम मोदी के द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें कि सिकल सेल एनीमिया असामान्य हीमोग्लोबिन के कारण होने वाला एक आनुवांशिक विकार है। हमारे रक्त में मौजूद आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है। यह ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। सामान्य तौर पर आरबीसी अंडाकार होते हैं, लेकिन असामान्य हीमोग्लोबिन प्रोटीन एक चेन बनाता है, जिसके कारण आरबीसी डिस्टॉर्टेड होकर सिकल के आकार का हो जाते हैं। इससे उनकी ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता घट जाती है और सिकल सेल का जीवन काल भी सामान्य आरबीसी की तुलना में कम होता है। आमतौर पर आरबीसी का जीवन 120 दिनों का होता है, जबकि सिकल सेल केवल 10 से 20 दिनों तक ही जीवित रहते हैं। इससे चलते एनीमिया हो जाता है और स्थिति को सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहाँ स्थित है? ग्रीस, इजिप्ट, साइप्रस, पुर्तगाल। दूसरा प्रश्न है, सिकल सेल एनीमिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वायरस से होने वाला रोग है। इसके उन्मूलन का लक्ष्य 2050 रखा गया है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, ना तो 1 ना ही 2। आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। नाटो +5 में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? इजराइल, जापान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूएई। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 1 2 3 2 3 4 3 5 6 2 4 6। सही जवाब है विकल्प सी। दूसरा प्रश्न था, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। 2023 के इंडेक्स में पहले स्थान पर नॉर्वे है। भारत ने 135वीं रैंक हासिल की है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। विकल्प ए यानी केवल एक ही कथन सही है। 2023 के इंडेक्स में पहले स्थान पर आइसलैंड है। भारत ने 127वीं रैंक हासिल की है। दुनिया भर में हर साल 27 जून को वर्ल्ड एमएसएमई डे मनाया जाता है। इस साल की थीम भारत के लिए फ्यूचर रेडी एमएसएमईज फॉर इंडिया एट 100 रखी गई है। वहीं ग्लोबल काउंसिल फॉर द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इसे बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर टुगेदर के साथ मना रही है। इस दिन को मनाने का मकसद एमएसएमई और उससे जुड़े उद्यमियों को मजबूती प्रदान करना है। गौरतलब है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है। एमएसएमई कृषि के बाद दूसरे सबसे बड़े रोजगार सृजन क्षेत्र के रूप में उभरे हैं। एमएसएमई मंत्रालय की साल 2023 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक भारत में तकरीबन 63 मिलियन एमएसएमई मौजूद हैं। ये भारत की जीडीपी में 30% का और निर्यात में तकरीबन 40% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखती है। आपको बता दें कि 1 जुलाई 2020 से एमएसएमई की नई परिभाषा लागू हुई है, जिसके मुताबिक एक सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र, मशीनरी या इक्विपमेंट में 1 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है। साथ ही कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होता है। वहीं एक लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र, मशीनरी या इक्विपमेंट में 10 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है। साथ ही कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होता है।
एक मध्यम उद्यम वह है जिसमें संयंत्र, मशीनरी या इक्विपमेंट में 50 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं होता है। साथ ही कारोबार 250 करोड़ रुपए से अधिक का नहीं होता है। आज माली 2 खबरों को लेकर चर्चा में है। पहली खबर में रूस ने घोषणा की है कि वैगनर समूह माली और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में अपने ऑपरेशंस जारी रखेगा। दरअसल वैगनर समूह द्वारा रूस में किए गए विद्रोह के बाद इन देशों के द्वारा आशंका जताई जा रही थी। गौरतलब है कि वैगनर समूह इन दोनों देशों में नेताओं की सुरक्षा के लिए मिलिट्री सहायता मुहैया कराता है। वैगनर समूह एक प्राइवेट पैरामिलिट्री ग्रुप है। इसमें अधिकांश लोग रूसी सेना और स्पेशल फोर्सेस के पूर्व सैनिक हैं। ये समूह पहली बार साल 2014 में खबरों में आया था, जब इसने यूक्रेन से क्रीमिया को अलग करने में रूस को मदद की थी। अभी यूक्रेन के साथ रूस के युद्ध में ये समूह रूस को मदद कर रहा था। हाल ही में इस समूह के द्वारा मॉस्को की तरफ कूच करके वहां विद्रोह की खबर आई थी, लेकिन बेलारूस की मध्यस्थता से मामला वहीं संभल गया है। माली को लेकर आई दूसरी खबर के मुताबिक माली ने यूएन के पीस कीपिंग मिशन को माली में खत्म करने की मांग की है। दरअसल माली के विदेश मंत्री का कहना है कि ये पीस कीपिंग मिशन उनके देश की समस्या को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि माली अफ्रीका का लैंडलॉक्ड देश है। 1960 में माली फ्रांस से आजाद हुआ था। माली अपनी सीमा अल्जीरिया, नाइजर, बुर्किना फासो, कोट डी आइवोर, गिनी, सेनेगल और मॉरिटानिया से साझा करता है। माली का उत्तरी हिस्सा सहारा मरुस्थल में फैला हुआ है, वहीं माली का मध्य क्षेत्र साहिल जोन में शामिल है। साहिल एक ट्रांजिशन जोन है। ये उत्तर में सहारा मरुस्थल को दक्षिण के सवाना घास के मैदान से अलग करता है। अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 19 जून 2023 से शाम को 6 बजे से की जा चुकी है। इस कोर्स में एडमिशन की लास्ट डेट 30 जून है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा प्रिंटेड नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम जैसे बहुत से उपयोगी फीचर्स इसमें शामिल किए गए हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपको मेंस की पूरी तैयारी भी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के विकास के साथ डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर सकते हैं। आइए वापस खबरों की ओर चलते हैं। दुनिया में इन दिनों ग्रीडफ्लेशन को लेकर चर्चा है। ग्रीडफ्लेशन 2 शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीड यानी लालच और इन्फ्लेशन यानी महंगाई। ये कॉर्पोरेट कंपनीज के लालच की वजह से होने वाली महंगाई है। इसमें कॉर्पोरेट्स कंपनीज पहले से ही चल रही महंगाई का फायदा उठाने के लिए उत्पादों की कीमत बढ़ा देती हैं, भले ही उत्पादन की लागत में उस स्तर का इजाफा ना हुआ हो। चूंकि महंगाई की स्थिति पहले से ही होती है, इसीलिए ग्राहक कंपनीज की ये चालाकी समझ भी नहीं पाते हैं। और गौरतलब है कि वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को महंगाई कहा जाता है। अगर जून 2023 में महंगाई की दर 5% बताई जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जून 2022 के मुकाबले वस्तुओं और सेवाओं की कीमत में 5% का इजाफा हुआ है। USA और यूरोप के विकसित देशों में लगातार बनी हुई महंगाई के पीछे मुख्य वजह ग्रीडफ्लेशन को बताया जा रहा है। मेघालय में मवेशियों में LSD यानी लंपी स्किन डिजीज फैलने की खबर आ रही है। तकरीबन 8,000 गाय इस बीमारी से प्रभावित हैं। साथ ही 100 के करीब गायों की मौत हो गई है। इस बीमारी में मवेशियों के शरीर पर लंप हो जाते हैं, जो कि बड़े घाव में तब्दील होकर उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इस बीमारी का फैलाव मक्खी, मच्छर और खून चूसने वाले कीटों के मवेशियों के डायरेक्ट संपर्क में आने से होता है। इस संक्रामक बीमारी के लिए पॉक्स विराडे वायरस जिम्मेदार है। लंपी स्किन डिजीज वायरस शीप पॉक्स वायरस और गोट पॉक्स वायरस मिलकर कैप्री पॉक्स वायरस जीनस बनाते हैं, जो कि पॉक्सीविराडे फैमिली का हिस्सा है। ये संक्रमण उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों से संबंधित है। इसके अलावा संक्रमित खाना और पानी से भी मवेशियां इस रोग से प्रभावित हो सकती हैं।
इसके चलते मवेशियों में बुखार, दुग्ध उत्पादन में कमी और खाने में कठिनाई होती है, जिससे स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव के चलते मवेशियों की मौत हो जाती है। इस बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीनेशन ही सबसे प्रभावी तरीका है। अगस्त 2022 में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने इसके लिए एक स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की थी, जिसे लंपी प्रोवैक नाम दिया गया है। इस वैक्सीन को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की 2 संस्थाओं के द्वारा तैयार किया गया है। इनमें हरियाणा के हिसार में स्थित राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र और इज्जत नगर यानी बरेली में स्थित भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान शामिल है। ये वैक्सीन LSD से पशुओं का बचाव करेगी। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। साहिल जोन संबंधित है अफ्रीका, मध्य एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा प्रश्न है लंपी स्किन डिजीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये मवेशियों में होने वाला रोग है, ये वायरस से होने वाला रोग है। भारत में अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। आइए अब पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहाँ स्थित है? ग्रीस, इजिप्ट, साइप्रस, पुर्तगाल। सही जवाब है विकल्प बी यानी इजिप्ट। दूसरा प्रश्न था सिकल सेल एनीमिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये वायरस से होने वाला रोग है, इसके उन्मूलन का लक्ष्य 2050 रखा गया है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना ही 2। सही जवाब है विकल्प डी। दोनों कथन गलत हैं। ये एक ब्लड डिसऑर्डर है, इसके उन्मूलन का लक्ष्य 2047 रखा गया है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। उत्तर प्रदेश के 7 उत्पादों को GI टैग से नवाजा गया है। इन उत्पादों में अमरोहा ढोलक, महोवा गौरा, पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी तारकशी, संभल होम क्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बारावंकी हैंडलूम प्रोडक्ट, कालपी हैंडमेड पेपर शामिल है। अमरोहा ढोलक प्राकृतिक लकड़ी से बनी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसके लिए आमतौर पर आम, सागौन और कटहल की लकड़ी का यूज किया जाता है। इसे बनाने में एनिमल स्किन का भी प्रयोग होता है। महोवा गौरा पत्थर हस्तशिल्प एक स्टोन क्राफ्ट है। इसका वैज्ञानिक नाम पायरोफ्लाइट स्टोन है। इस पत्थर को काटकर कई क्राफ्ट आइटम्स बनाए जाते हैं। संभल हॉर्न क्राफ्ट में मरे हुए जानवरों से रॉ मटेरियल तैयार किया जाता है। WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी प्रोडक्ट को विशेष भौगोलिक पहचान दी जाती है और ऐसा प्रोडक्ट जिसकी विशेषता मुख्य रूप से प्रकृति और मानवीय कारकों पर निर्भर करती है। GI टैग अप्लाई करने वालों को यह बताना होता है कि उन्हें टैग क्यों दिया जाए। साथ ही प्रोडक्ट की यूनिकनेस के बारे में, उनके ऐतिहासिक विरासत के बारे में भी प्रूफ भी देना होता है। भारत में वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड की तरफ से GI टैग दिया जाता है। GI टैग के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 काम करता है। अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन V. गुडियनफ का निधन हो गया है। उन्हें लिथियम आयन बैटरी के आविष्कार में योगदान के लिए जाना जाता था। साल 2019 में उन्हें रसायन के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्हें यह पुरस्कार 2 अन्य वैज्ञानिक M. स्टेनले विटकम और अकीरा योशिनो के साथ दिया गया था। इन तीनों ही वैज्ञानिकों ने अलग अलग वक्त में लिथियम आयन बैटरी को वर्तमान स्वरूप में लाने में योगदान दिया था। इन रिचार्जेबल्स बैटरी ने वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक को दुनिया में क्रांति ला दी थी। लिथियम आयन बैटरी की दुनिया की एक एडवांस तकनीक है। इसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिथियम आयन प्रमुख भूमिका निभाते हैं। लिथियम आयन को एनोड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ये ज़्यादा करंट प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए इनका प्रयोग हाई पावर एप्लीकेशंस में किया जा सकता है। इसके अलावा ये बैटरीज लो मेंटेनेंस भी होती हैं। साथ ही इसमें कैडमियम जैसे खतरनाक तत्व नहीं होते हैं जो इन्हें डिस्पोज करने में आसान बनाते हैं। लिथियम एक नॉन फेरस धातु है। दुनिया को अपने लैपटॉप, फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम बैटरी की ज़रूरत है। वर्तमान में भारत लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसी धातुओं के लिए आयात पर निर्भर है।
दुनिया में बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना को लिथियम ट्रायंगल के तौर पर जाना जाता है। लिथियम ट्रायंगल पृथ्वी पर मौजूद शुष्कतम क्षेत्रों में से एक है। ये क्षेत्र लिथियम सप्लाई के 75% के लिए जिम्मेदार है। अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम P2I यानी प्रीलिम टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 19 जून 2023 से शाम को 6 बजे से की जा चुकी है। इस कोर्स में एडमिशन की लास्ट डेट 30 जून है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा प्रिंटेड नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम जैसे बहुत से उपयोगी फीचर्स शामिल किए गए हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपको मेंस की पूरी तैयारी भी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के विकास के साथ डेफ का 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए वापस खबरों की ओर चलते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने खर्ची पूजा का शुभारंभ किया है। खर्ची पूजा पूरे हफ्ते चलने वाला एक सालाना त्योहार है। इसमें चतुर्दश देवता के मंदिर में 14 देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इनमें शिव, दुर्गा, विष्णु, लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश, ब्रह्मा, अबाधि यानी जल के देवता, चंद्र, गंगा, अग्नि, कामदेव और हिमाद्री शामिल है। त्रिपुरा को 14 देवताओं की भूमि भी कहा जाता है। खर्ची पूजा में ट्राइबल और हिंदू धर्म का समागम देखने को मिलता है। यह एक ट्राइबल फेस्टिवल है, लेकिन इसमें पूजा हिंदू देवी देवताओं की ही होती है। इसमें 14 देवी देवताओं के सिरों यानी हेड्स की पूजा की जाती है। हिंदू रीति रिवाज में केवल सिर की पूजा को मान्यता नहीं है, लेकिन खर्ची पूजा को त्रिपुरा के हिंदुओं द्वारा मान्यता दी गई है। पूजा के पहले दिन राज्य की पुलिस द्वारा देवी देवताओं के सामने भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है। इसके बाद मुख्य पुजारी द्वारा जुलूस निकाला जाता है और मुख्य पुजारी को राज चंताई कहा जाता है। इस त्योहार का पूरा खर्चा राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाता है। राज्य सरकार इसके लिए साल 1949 में हुए समझौते के प्रावधानों का पालन करती है। त्रिपुरा 15 अक्टूबर 1949 को भारत संघ में शामिल हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। PV नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना में हुआ था। वे साल 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री के पद पर काबिज रहे। वे नेहरू गांधी परिवार के बाहर पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। उन्हें भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के तौर पर जाना जाता है और वे दक्षिण भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्हें LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के सुधारों के लिए जाना जाता है। उनकी सरकार ने लाइसेंस राज को खत्म किया था। विदेश नीति में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को लुक ईस्ट पॉलिसी के लिए याद किया जाता है। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ भौगोलिक, आर्थिक और संस्थागत संबंधों की स्थापना का प्रयास किया गया है और आसियान देशों को इस नीति का केंद्रीय भाग माना गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में लुक ईस्ट नीति को एक्ट ईस्ट नीति में परिवर्तित कर दिया गया है। स्थानीय निकायों को मजबूती प्रदान करने के लिए 73वें और 74वें संविधान संशोधन को उनके कार्यकाल में ही लागू किया गया था। आइए बुलेटिन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, खर्ची पूजा का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लुक ईस्ट पॉलिसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू की गई है। LPG सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को जाना जाता है। बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना लिथियम ट्रायंगल में शामिल देश है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। अब आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। साहेल जोन संबंधित है अफ्रीका, मध्य एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब है विकल्प ए यानी अफ्रीका। दूसरा प्रश्न था, लंपी स्किन डिजीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मवेशियों में होने वाला रोग है।
ये वायरस से होने वाला रोग है। भारत में अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प बी, यानी दो कथन सही है। भारत में 2022 में इसके लिए लंपी प्रोवेक नाम की वैक्सीन लॉन्च की गई थी। बीते दिनों यूएनओडीसी यानी ड्रग और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में करीब हर 5 में से एक लोग नशीले ड्रग के आदी हो चुके हैं। इस हिसाब से वैश्विक लेवल पर करीब 39.5 मिलियन लोग नशीले ड्रग के लत का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट में नशीले ड्रग की लत से जूझ रहे लोगों में पिछले दशक के मुकाबले 45% से अधिक का इजाफा दर्ज किया गया है और यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल दुनिया भर में 296 मिलियन लोग नशीले ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं और ये पिछले दशक के मुकाबले 23% ज्यादा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि दुनिया भर में कोकीन, मेथाम्फेटामाइन, एम्फेटामिन और ओपियोइड जैसे सिंथेटिक ड्रग्स का तेजी से और आसान उत्पादन बढ़ता जा रहा है। ये दुनिया के दवा बाजारों के स्वरूप को नकारात्मक रूप से बदल रहा है और भारत में ओपियोइड इस्तेमाल से प्रभावित लोगों का सबसे ज्यादा प्रसार देश के पूर्वी हिस्सों में देखा गया है, जबकि ओपियोइड इस्तेमाल से प्रभावित लोगों की सबसे बड़ी संख्या यूपी, पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिम भारत में पाई गई है। इसके साथ साथ ये संख्या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे कुछ पश्चिम मध्य भारत में भी पाई गई है। यूएनओडीसी के मुताबिक एशिया का अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्र गोल्डन क्रिंसिट के देश अफगानिस्तान में मेथाम्फेटामाइन के उत्पादन में इधर तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अफगानिस्तान में ही दुनिया के लगभग 80% अवैध अफीम पोस्ट का उत्पादन किया जाता है। अफीम पोस्ट का इस्तेमाल हेरोइन बनाने के लिए किया जाता है। यूएनओडीसी संयुक्त राष्ट्र के अधीन एक कार्यालय है और इसे साल 1997 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। यूएनओडीसी को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, इनके दुरुपयोग और इनके कारण होने वाले अपराधों की रोकथाम करने के लिए स्थापित किया गया है। देशद्रोह कानून को खत्म करने की मांग के बीच 22वें विधि आयोग ने इस कानून पर अपनी सिफारिशें पेश की हैं। आयोग ने भारत की अखंडता के लिए देशद्रोह कानून को जरूरी बताया है और साथ ही कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का भी जिक्र किया है। वर्तमान में आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124A में देशद्रोह को परिभाषित किया गया है। इस कानून के मुताबिक कोई भी शख्स किसी भी तरह से, चाहे बोलकर या लिखकर या किसी संकेत से या फिर अन्य तरीके से कानून के तहत बनी सरकार के खिलाफ विद्रोह या असंतोष जाहिर कर सकता है या जाहिर करने की कोशिश करता है, उसे देशद्रोह माना जाता है। देशद्रोह के तहत दोषी पाए जाने पर जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना 3 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। गौरतलब है कि जब 1860 में आईपीसी लागू किया गया तब उसमें देशद्रोह कानून शामिल नहीं था। इसे 1870 में आईपीसी की धारा 124A देशद्रोह संशोधन के तहत शामिल किया गया। हालांकि जब आईपीसी के मसौदे को लाया गया था तब उस मसौदे में देशद्रोह कानून शामिल था, मगर आईपीसी को लागू करने के दौरान इसे हटा दिया गया था। ब्रिटिश राज में देशद्रोह कानून लाने का मकसद ये था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोगों के विचार को अभिव्यक्त करने से दबाया जा सके। देशद्रोह कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 1962 में केदारनाथ सिंह केस में कुछ फैसले दिए। इस फैसले में कहा गया कि सरकार की आलोचना या फिर सरकार के प्रति असहमति जताने भर से देशद्रोह का मुकदमा नहीं बनता है। देशद्रोह का केस तभी बनेगा जब कोई भी ऐसा काम किया गया हो जिसमें हिंसा फैलाने की मंशा हो या फिर हिंसा बढ़ाने का तत्व मौजूद हो। आपको बता दें कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी हैं। आयोग ने सुरक्षा उपायों के तहत इस अपराध की प्रारंभिक जांच इंस्पेक्टर या उसके ऊपर के रैंक के किसी पुलिस अधिकारी द्वारा ही किए जाने की सिफारिश की है। इसके अलावा आयोग ने अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा की अधिकतम अवधि को कम करने की भी सिफारिश की है। इसके तहत
इसे आजीवन कारावास से घटाकर 7 साल तक करने की बात कही है। अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 19 जून 2023 से शाम में 6 बजे हो चुकी है। इस कोर्स में एडमिशन लेने की आखिरी तारीख 30 जून है। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा प्रिंटेड नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन, कार्यक्रम जैसे बहुत से उपयोगी फीचर्स शामिल किए गए हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी भी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के विकास के साथ डेफ का 1-to-1 एनालिसिस भी किया जाएगा। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए वापस खबरों की ओर चलते हैं। नेचर जर्नल में छपे एक रिसर्च के मुताबिक वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में ही स्टेम सेल से मानव भ्रूण का एक मॉडल बनाया है। ये एक ऐसी सफलता मानी जा रही है जो शुरुआती मानव के विकास को समझने में मदद कर सकती है। साथ ही इससे ये भी समझने में मदद मिल सकती है कि कुछ प्रेगनेंसी क्यों और कैसे फेल हो जाती हैं। स्टेम सेल शरीर की मूल कोशिका होती है। स्टेम सेल सबसे पहले भ्रूण की कोशिका में बनती है। स्टेम सेल विभाजित होने के बाद भी अपनी पुरानी स्थिति में मौजूद रहते हैं। इसी कारण से इससे शरीर की लगभग सभी कोशिकाओं को आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जा सकता है। मतलब स्टेम सेल से शरीर के किसी अंग की कोशिका तैयार की जा सकती है। चूंकि स्टेम सेल ब्लैंक सेल होते हैं, इसलिए इनमें शरीर के भीतर के करीब सभी तरह की कोशिकाओं का विकास किया जा सकता है। ये ऊतकों की अंदरूनी मरम्मत का काम भी करते हैं। ये सेल आपस में विभाजित होकर दूसरे खराब कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति भी करते हैं। विभाजन के बाद इनसे बनने वाले सेल के भीतर भी वे सभी गुण मौजूद होते हैं जो स्टेम सेल में मौजूद होते हैं। ये सेल ऐसा तब करते रहते हैं जब तक मानव जिंदा रहता है। आमतौर पर स्टेम सेल को 4 प्रमुख प्रकारों जैसे टोटीपोटेंट, मल्टीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट और यूनिपोटेंट में बांटा गया है। वर्तमान में स्टेम सेल दुनिया भर में मेडिकल रिसर्च का एक अहम घटक है। जानकारों का दावा है कि स्टेम सेल्स कई बड़ी बीमारियों का समाधान भी कर सकती है। वहीं कोशिका हमारे शरीर का सबसे अहम खंड है। ये शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है। हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की खास कोशिकाएं होती हैं जो अलग अलग काम करती हैं। एक अनुमान के मुताबिक मानव शरीर में करीब 100 ट्रिलियन कोशिकाएं मौजूद हैं जो यकृत, त्वचा और मांसपेशी जैसे 200 से ज्यादा प्रकारों में बटी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बच्चों पर सशस्त्र संघर्ष के प्रभाव पर अपनी सालाना रिपोर्ट से भारत को बाहर कर दिया है। रिपोर्ट से भारत को हटाने के लिए गुटेरेस ने केंद्र सरकार द्वारा बच्चों के प्रति किए गए सुरक्षा उपायों का हवाला दिया है। अपनी इस ताजा रिपोर्ट में गुटेरेस ने यह भी कहा है कि भारत ने विशेष प्रतिनिधि के सुझाव पर कई कदम उठाए हैं। इन कदमों में सुरक्षा बलों को बच्चों की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग देना, बच्चों पर घातक या गैर घातक हथियार के इस्तेमाल पर रोक लगाना और पैलेट गन के इस्तेमाल को बैन करना शामिल है। एंटोनियो गुटेरेस ने पिछले साल की रिपोर्ट में अपने विशेष प्रतिनिधि के साथ भारत सरकार की भागीदारी की सराहना की थी और कहा था कि इससे चिंता की स्थिति वाले देश के रूप में भारत को हटाया जा सकता है। 2010 से ही बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर महासचिव की रिपोर्ट में सशस्त्र समूहों द्वारा बच्चों की भर्ती और इस्तेमाल के लिए भारत का जिक्र किया जाता था। भारत के अलावा इसमें बुर्किना फासो, कैमरून, चार लेक बेसिन, नाइजीरिया, पाकिस्तान और फिलीपींस सहित अन्य देशों का भी जिक्र होता है। भारत का जिक्र जम्मू और कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा सशस्त्र समूहों के साथ संघर्ष में बच्चों को हिरासत में लेने के लिए किया जाता था। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर देश में बच्चों को हिरासत में लेने के लिए भी किया जाता था। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दुनिया भर में करीब हर 5 में से 1 लोग नशीले ड्रग के आदी हो चुके हैं। 2010 से
आज तक बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर महासचिव की रिपोर्ट में सशस्त्र समूहों द्वारा बच्चों की भर्ती और इस्तेमाल के लिए भारत का जिक्र किया जाता है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया में दुनिया के लगभग 80% अवैध अफीम का उत्पादन किया जाता है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, देशद्रोह कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब 1860 में आईपीसी लागू किया गया तभी से देशद्रोह कानून शामिल है। ब्रिटिश राज में देशद्रोह कानून लाने का उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के विचार को दबाना था। देशद्रोह के तहत दोषी पाए जाने पर जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को अब देख लेते हैं। खर्ची पूजा का संबंध किस राज्य से है? ओडिशा, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक। सही जवाब है विकल्प बी यानी त्रिपुरा। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लुक ईस्ट पॉलिसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू की गई थी। एलपीजी सुधारों के लिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को जाना जाता है। वहीं बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना लिथियम ट्रायंगल में शामिल देश है। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल 2 कथन ही सही है। लुक ईस्ट पॉलिसी प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के कार्यकाल में शुरू की गई थी, न कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। इसके अलावा शेष सभी कथन सही हैं। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने पीएम प्रणाम योजना को मंजूरी दे दी है। पीएम प्रणाम से मतलब है पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इस योजना की घोषणा बजट में की गई थी। इस योजना के तहत सतत कृषि के लिए वायु फर्टिलाइजर को बढ़ावा दिया जाएगा और इसका मकसद मिट्टी को संरक्षित करना होगा। योजना से कई तरह के लाभों की बात भी की जा रही है, मसलन किसानों की आय को बढ़ावा देना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को मजबूती प्रदान करना, मिट्टी की उत्पादकता को बढ़ावा देना, साथ ही खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना इत्यादि। के अलावा यूरिया सब्सिडी स्कीम को जारी करने की मंजूरी दी गई है। अगले 3 सालों में 3.68 लाख करोड़ रुपए यूरिया सब्सिडी के तौर पर खर्च किए जाएंगे। योजना में राज्य और संघ शासित प्रदेश अपने यहाँ रासायनिक उर्वरक के बजाय बायो फर्टिलाइजर को बढ़ावा देंगे, जिससे केंद्र सरकार को फर्टिलाइजर सब्सिडी कम देनी होगी। इस धन को सरकार राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को ग्रांट के तौर पर मुहैया कराएगी। योजना की मंजूरी के साथ ही देश में पहली बार गोल्ड यूरिया भी लॉन्च की गई है। गोल्ड यूरिया से मतलब है सल्फर कोटेड यूरिया। ये वर्तमान में प्रयोग की जा रही नीम कोटेड यूरिया की तुलना में ज्यादा सस्ती और प्रभावी है। ये मिट्टी में सल्फर की कमी को पूरा करने का काम करेगी। इससे उत्पादन और उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ेगा, जिससे किसानों की आय भी बढ़ेगी। तुर्कमेनिस्तान ने $5 बिलियन की स्मार्ट सिटी का अनावरण किया है। स्मार्ट सिटी को अर्काडाग नाम दिया गया है। अर्काडाग को सिटी ऑफ फ्यूचर के तौर पर पेश किया गया है। यहाँ निर्माण कार्य के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये सिटी तुर्कमेनिस्तान के बड़े नेता गुरबांगुली वडी मुकामेदोव को उनके 66वें जन्मदिन के मौके पर डेडिकेट की गई है। उन्हें अर्काडाग यानी हीरो प्रोटेक्टर की उपाधि दी गई है। गुरबांगुली वडी मुकामेदोव को पर्सनालिटी कल्ट के लिए जाना जाता है। ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिन्हें जनता से बहुत प्रशंसा और समर्पण हासिल होता है। तुर्कमेनिस्तान मध्य एशिया में स्थित देश है। ये देश 1991 में USSR के विघटन के बाद गठित हुआ है। तुर्कमेनिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है और इसकी राजधानी अशगाबाद है। तुर्कमेनिस्तान अपनी सीमा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से साझा करता है। इसके पश्चिम में कैस्पियन सी स्थित है। ये देश अपने प्राकृतिक गैस संसाधनों के लिए जाना जाता है और यहाँ पर दरवाजा क्रेटर मौजूद है, जिसे डोर टू हेल के नाम से जाना जाता है।
ये प्राकृतिक गैस का तकरीबन 100 फीट गहरा क्रेटर है। दरअसल 1971 में सोवियत संघ के वैज्ञानिकों की गैस ड्रिलिंग फेल हो गई थी, जिससे गैस लीकेज होने लगा। उसे रोकने के लिए इस क्रेटर में आग लगा दी गई, जो कि आज भी जल रही है। आपको बता दें कि तुर्कमेनिस्तान तापी गैस पाइपलाइन का अहम हिस्सा है। इसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत शामिल है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद ये प्रोजेक्ट अभी ठंडे बस्ते में है। अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम P2I यानी प्रीलिम टू इंटरव्यू बैच लेकर आई है। इसकी शुरुआत 19 जून 2023 से शाम में 6 बजे हो चुकी है। इस कोर्स में एडमिशन लेने की आखिरी डेट 30 जून है और इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा प्रिंटेड नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम जैसे बहुत से उपयोगी फीचर्स शामिल किए गए हैं। इस कोर्स की सबसे बड़ी खासियत ये है कि प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस दौरान आपको मेंस की पूरी तैयारी भी कराई जाएगी। साथ ही इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के विकास के साथ डेफ का भी 1-to-1 एनालिसिस किया जाएगा। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। आइए फिर से खबरों की ओर चलते हैं। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया है। इंडेक्स के मुताबिक वर्तमान में भारत में 83 यूनिकॉर्न्स, 51 गजेल्स और 96 चीताज स्टार्टअप मौजूद हैं। गौरतलब है कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न्स, गजेल्स और चीताज में विभाजित करता है। यूनिकॉर्न से मतलब ऐसे स्टार्टअप से है जो साल 2000 के बाद स्थापित हुए हैं, साथ ही जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। गजेल्स उन स्टार्टअप्स को कहा जाता है जो आने वाले 3 सालों में यूनिकॉर्न्स बन जाने की क्षमता रखते हैं। चीताज उन स्टार्टअप्स को कहा जाता है जो अगले 5 सालों में यूनिकॉर्न्स बन जाने की क्षमता रखते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2022 में 84 यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप मौजूद थे, जो कि 2023 में 83 हो गए हैं। वहीं चीताज स्टार्टअप की संख्या में इजाफा हुआ है। हालांकि गजेल स्टार्टअप की संख्या 2022 और 2023 में समान ही रही है। आपको बता दें कि स्टार्टअप से मतलब ऐसी कंपनी से है जो अपने बिजनेस के प्रारंभिक दौर में होती है। ये किसी एक या एक से अधिक एंटरप्रेन्योर के द्वारा किसी वस्तु या सेवा की मांग को देखते हुए शुरू किए जाते हैं। शुरुआत में ये उच्च लागत और कम रेवेन्यू से शुरू होते हैं, इसीलिए इन्हें कई स्रोतों से फंडिंग की जरूरत महसूस होती है। भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया था। इस प्रोग्राम का मकसद देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना और देश के स्टार्टअप्स को वैश्विक स्तर के स्टार्टअप से जोड़ना है। 30 जून को दादा भाई नौरोजी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। दादा भाई नौरोजी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उदारवादी चरण के प्रमुख नेता थे। उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। वे 1892 में लिबरल पार्टी की टिकट पर ब्रिटिश संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। वे राष्ट्रवादी नेताओं और ब्रिटिश सांसदों के बीच मेलजोल का जरिया थे। उन्होंने रस्त गुफ्तार पत्रिका निकाली थी और उनका जन्म 4 सितंबर 1825 को वर्तमान गुजरात में हुआ था। उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। देश को बौद्धिक स्तर पर उनका सबसे अहम योगदान ड्रेन थ्योरी था। इस थ्योरी के जरिए उन्होंने ब्रिटिशर्स द्वारा किए जा रहे धन निकासी को राष्ट्र को समझाया था। ये थ्योरी उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दी गई थी। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वे साल 1886-1893 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर काबिज रहे थे। आइए बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से यूनिकॉर्न, गजेल और चीता किसके प्रकार हैं? स्टार्टअप्स, सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग, सहकारी संस्थाएं, केवल महिलाओं द्वारा संचालित कंपनीज। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डोर टू हेल तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। अशख्वाबाद तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। तुर्कमेनिस्तान एक लैंडलॉक्ड देश है।
उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दुनिया भर में करीब हर 5 में से 1 लोग नशीले ड्रग के आदी हो चुके हैं। 2010 से आज तक बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर महासचिव की रिपोर्ट में सशस्त्र समूहों द्वारा बच्चों की भर्ती और इस्तेमाल के लिए भारत का जिक्र किया जाता है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया में दुनिया के लगभग 80% अवैध अफीम का उत्पादन किया जाता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल पहला कथन सही है। दूसरा प्रश्न था देशद्रोह कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब 1860 में आईपीसी लागू किया गया तभी इसमें देशद्रोह कानून शामिल है। ब्रिटिश राज में देशद्रोह कानून लाने का उद्देश्य अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों के विचार को दबाना था। देशद्रोह के तहत दोषी पाए जाने पर जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल दूसरा कथन ही सही है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।